200वीं जयंती हमने कल परसों 11 तारीख को मनाई है। ये साल उनके 200वीं शताब्दी का साल है। उसके साथ साथ ये साल 1927 में बाबा साहब ने 19 और 20 मार्च को मानव मुक्ति का आंदोलन चलाया था, जो पानी का आंदोलन चलाया था महाड़ के सत्याग्रह में, उसका शताब्दी वर्ष भी है। तो ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स इस साल में होने हैं और इनको हमको मनाना है। बाबा साहब ने 1927 में 19 और 20 मार्च को जो महाड़ का आंदोलन चलाया था, उस वक्त एक कोटेशन में बता दूं बाबा साहब का। बाबा साहब कहते हैं कि अवर्स इज अ स्ट्रगल नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, अवर स्ट्रगल इज फॉर ऑनर, और स्ट्रगल इज फॉर डिग्निटी, और स्ट्रगल इज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हमारा संघर्ष केवल सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष इंसानियत के लिए, और स्ट्रगल इज फॉर ऑनर। ये सिस्टम हमको सम्मान नहीं देती है। हमारा संघर्ष यह है कि आपने हजारों साल तक हमको इंसान करके माना नहीं, इसके लिए हमारा संघर्ष रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हमारी जो पर्सनालिटी है, अगर आप हमको मौका दोगे तो हम हमारी जिंदगी में 4 चांद लगा सकेंगे। यही बात बाबा साहब के बारे में कहूंगा। बाबा साहब को 1913 में सयाजीराव गायकवाड़ महाराज जी ने अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी थी। एक व्यक्ति को एक मौका मिल गया और उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिख डाला। आप कहते हो कि आपकी काबिलियत नहीं है, आप हमको मौका नहीं देते हो। ऐसे कहीं भी मौके हम लोग करके बताने की हिम्मत हमारे बीच में है। बाबा साहब का एक एक वाक्य थोड़ा अनुभव में बताऊंगा। एक ऐसा लड़का, 4वीं कक्षा का लड़का, वेटिंग फॉर वीजा नाम का बाबा साहब का जो आत्मचरित्र है, उसकी बात मैं बता रहा हूं। बाबा साहब लिखते हैं कि मैं 4वीं कक्षा में था। 4वीं कक्षा में मैं स्कूल के बाहर बैठता था, क्योंकि मुझे स्कूल में अंदर बैठने की परमिशन नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी जो टीचर ने, मास्टर साहब ने ब्लैक बोर्ड पर एक गणित लिख कर दिया और बच्चों को कहा कि जिसको भी एक गणित सॉल्व करते आता है वो अपना हैंड रेस करे और एक गणित का आंसर लिखने के लिए यहाँ पर आए। स्कूल के अंदर के किसी भी बच्चे का हैंड रेस नहीं था। उन बच्चों ने अपना सर झुकाया था। एक बच्चा जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसने हैंड रेस किया। जैसे गुरुजी ने बोला कि आओ भीवा नाम था उनका, भीवा आओ और अपना गणित का आंसर लिख लो। जैसे भीवा ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है चौक लेकर, और जैसे गणित लिखने को जाता है तो सारे बच्चे चिल्लाते हैं, मास्टर साहब रुको, इसको वहां तक मत जाने दो। मास्टर ने पूछा क्यों? तो कहने लग गए कि जो ब्लैक बोर्ड है ना, उस ब्लैक बोर्ड के नीचे हमारी जो रोटियां बांध कर लाई है हमने, वो वहां पर रखी है। इस बच्चे का अगर वहां पर स्पर्श हो जाएगा तो हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा। मैं उदाहरण इसीलिए देना चाहता हूँ आपको, खासकर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर होंगे, उनके लिए मैं यहाँ पर बोलूंगा। उस दिन क्या हुआ, बाबा साहब ने वेटिंग फॉर वीजा में लिखा है, बाबा साहब ने उसमें लिखा है कि उन्होंने मुझे जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं बीज हूँ। और बीज का एक गुणधर्म होता है, बीज का एक गुणधर्म होता है कि वो जमीन के अंदर पड़ता है और जब बारिश का पानी उसको मिलता है तो पेड़ बनकर वो उभर कर आता है और बहुत बड़ा पेड़ बनकर लोगों को छांव देता है। बाबा साहब उस वक्त कहते हैं कि मुझे ना तो गुरुजी ने मेरी तारीफ की, क्योंकि अकेले ने मैंने उस गणित, ना ही मेरे क्लास के किसी बच्चे ने मुझे कहा कि बहुत बहुत अभिनंदन। मैं ब्लैक बोर्ड का गणित सॉल्व कर, मैं दरवाजे के बाहर बैठने के लिए गया, मैं सोचता रहा। मैं उदाहरण इसीलिए देना चाहता हूँ, एक ऐसा इंसान जिसको जिंदगी भर नकारा गया, बाबा साहब ने लिखा कि जब भी मुझे लोगों ने निगेटिव बनाने की कोशिश की, मैंने उसको हरदम उस सोच को पॉजिटिविटी के बारे में सोचना शुरू किया। वो कहते हैं कि जैसे मैं बाहर जा रहा था और दरवाजे के बाहर मैं बैठा, 9 साल का बच्चा है, सिर्फ 9 साल का। वो कहते हैं कि मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं इस दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान बनूंगा। और वो बच्चे ने
आगे जाके 20 साल में वो अपना सपना पूरा किया। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, बाबा साहब की जीवनी से, बाबा साहब बनने की प्रोसेस से आपको कुछ लेना पड़ेगा। आप अगर बाबा साहब की सोच को रिपीट नहीं करोगे तो आप बाबा साहब जैसे नहीं बन सकते हो। क्योंकि बुद्ध कहते हैं मनोपुपगम्मा धम्मा मनुसेठा मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोन सुख मनवेत भी छाया वन पाएगी। धम्मपद की दूसरे नंबर की ये गाथा है। इसका अर्थ होता है कि मन सबका अगुवाई है। सबसे पहले बुरी बात या अच्छी बात पहले मन में आती है। आपके ऊपर निर्भर है कि आप बुरी बात को अपना रहे हो या अच्छी बात को अपना रहे हो। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिविटी ऑफ योर माइंड। जैसे बुद्ध ने कहा सम्मा दिट्ठी, आपको सम्यक दृष्टि रखना है। आपके ऊपर आक्रमण होगा, लोग आपको डुबाने की कोशिश करेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे, लेकिन आप उस निगेटिविटी को नहीं लेना है। बुद्ध ने कहा कि मुझे संबोधि प्राप्त होने का समय आया और मार ने मेरे ऊपर विचारों का आक्रमण किया। मार यानी विकृत विचार। बुद्ध कहते हैं कि मैं स्तब्ध रहा और मैंने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा कर लिया और बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध बनने की प्रोसेस पूर्ण किया। बाबा साहब ने ठीक तथागत बुद्ध की इसी बात को रिपीटेशन किया। वो कहते हैं कि उस वक्त मैंने मन में अधिष्ठान कर लिया। जो 6 नंबर की जो अधिष्ठान की जो गाथा है 10 पारामिताओं में तो होता है अधिष्ठान। उस वक्त बाबा साहब ने ऐसा प्रण कर लिया कि मैं दुनिया का भला करने का काम करूंगा। आपने बाद में देखा है उनको बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया। यहाँ तक तो जाने दो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बॉन यूनिवर्सिटी जर्मनी से बाबा साहब दुनिया से 32 डिग्री कंप्लीट करके वापस आए और 29 थेसिस उन्होंने पढ़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। उसके बावजूद भी जब वो सयाजीराव गायकवाड़ जी महाराज के ऑफिस में मिलिट्री सेक्रेटरी करके अपॉइंट कर रहे थे, उस वक्त चपड़ासी उनके ऊपर फाइल फेंक कर दे रहा था। उस वक्त भी बाबा साहब ने सोचा कि उसको नहीं पता, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि मैं इंसान को बुरा नहीं मानता। इंसान के बीच में जो प्रवृत्ति होती है वो बुरी होती है और ये सीख आती कहाँ से है, तो कहते शास्त्रों से आती है। इसलिए बाबा साहब ने शास्त्रों को जला डाला और उस वक्त कहते हैं कि शास्त्रों में क्या निहित होता है, शास्त्रों में शिक्षा होती है, आपका मन बुराई की तरफ सोचने की सीख उसको दी जाती है। इसीलिए बाबा साहब मनुस्मृति के बारे में बाद में लिखते हैं कि यू बर्न टू फायर, और वो कहते हैं कि उसको डायनामाइट लगाकर उड़ाना चाहिए। ये बात आगे जाके एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कही है। ये इसीलिए बताना चाहता हूँ मैं कि बाबा साहब आगे जाके लिखते हैं 1916 का एक उदाहरण देता हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब एमए की पढ़ाई कर रहे थे। 9th में 1916 की बात है। उनको पढ़ाने के लिए विश्व के दिग्गज प्रोफेसर थे। जॉन ड्यूई के बारे में आपने सुना होगा। जॉन ड्यूई दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एजुकेशनलिस्ट व्यक्ति था, प्रोफेसर डॉक्टर जॉन ड्यूई। और वो अमेरिकी राष्ट्रपति को सलाह देता था कि किस तरीके से आपका शासन चलाना चाहिए, और वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी था। जॉन ड्यूई बाबा साहब को जब भी किसी यूनिवर्सिटी में भाषण देने जाते थे तो अपने टांगे में बिठा कर ले जाते थे, क्योंकि सबसे प्यारा स्टूडेंट था। 9th में 1916 को एक सेमिनार आयोजित किया गया था एंथ्रोपोलॉजी का, और उसमें प्रोफेसर एडविन गोल्डनवाइजर उस कॉन्फ्रेंस में वो सेमिनार आयोजित कर रहे थे। बाबा साहब को एक सब्जेक्ट दिया गया। बाबा साहब ने सब्जेक्ट चूज किया कास्ट इन इंडिया इस जेनेसिस एंड देयर मैकेनिज्म। जाति, उसकी उत्पत्ति, उसकी परिणाम कारकता और जाति का मैकेनिज्म, किस तरीके से जात ऑपरेट करती है। जो उनके गाइड थे डॉक्टर गोल्डनवाइजर, उन्होंने कहा कि भीमराव, आपको मैं ये फला किताबें बताता हूँ, इन किताबों को आपको रेफर करना है और आपका थीसिस लिखना है, क्योंकि आगे जाके पीएचडी भी करनी थी उनको। तो बाबा साहब को उन्होंने बहुत सारी किताबों का रेफरेंस दिया। बाबा साहब ने उनको कहा, मात्र 29 साल के थे बाबा साहब। बाबा साहब ने उनको कहा कि सर, जाति आपका पढ़ाई का किताबों का अनुभव है, जाति मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेट मी अलाउ टू पुट डाउन ऑल माई एक्सपीरियंसेस इन माई थीसिस।
मुझे मेरे जीवन के सारे अनुभव मेरे थीसिस में पुटअप करने के लिए, शामिल करने के लिए अलाउ कर दो। उन गोल्डन वाइजर ने कहा कि ये बच्चा बहुत शरारती है, बहुत जिद्दी है। उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से किताब लिख दो, अपना थीसिस लिखो। इसका परिणाम क्या हुआ, बुद्धिमत्ता और लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, ये मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। बाद में 1917 में, जुलाई 1917 में अमेरिका में एक सोशलॉजिकल जर्नल ऑफ अमेरिका एंटी क्यूरी सोसाइटी है, और वो उस वक्त क्या करती थी, तो 1 महीने की दुनिया की सबसे बेस्ट बुक पब्लिश करती थी उस मैगजीन में। सोशलॉजिकल जर्नल ऑफ अमेरिका में एंटी क्यूरी सोसाइटी की जुलाई 1917 की बुक पब्लिश हो गई, कास्ट इन इंडिया, इट्स जेनेसिस एंड मैकेनिज्म, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जुलाई 1917 की सबसे बेहतरीन बुक बाबा साहब ने लिखी थी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मौका नहीं देते हो, आप एक मौका देते हो तो हम अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी काबिलियत सिद्ध कर सकते हो। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का अनुभव है। दूसरा एक अनुभव बताता हूँ। 1921 में बाबा साहब दूसरी बार लंदन में गए थे। 20 के नवंबर में वो चले गए। जिस घर को खरीदने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मेरी नियुक्ति की थी, मैं पहली बार वहाँ पर गया और 5-10 मिनट मैंने आना पाना और विपस्सना मेडिटेशन की, और फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे इतना गोल्डन चांस दिया है। लगभग 42 करोड़ का घर खरीदना था, उसकी 32 करोड़ की कीमत थी, 3 करोड़ टैक्सेस की कीमत थी, और 4 करोड़ का हमने स्मारक बनाया। आज वो लंदन का 7वें नंबर का सबसे ज़्यादा भेंट देने वाला केंद्र बन गया है। सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर विजिट करते हैं। दूसरा एक GR हमने बनाया, गवर्नमेंट को भी पता नहीं था, हमारे चीफ मिनिस्टर को भी पता नहीं था। जब उद्घाटन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर आए, अभी जो प्राइम मिनिस्टर वही आए थे, और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के जो है वही थे, उन्होंने हमको पूछा कि ये घर कितने का खरीद लिया। हमने कहा वो प्रस्ताव में है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक GR हमने ऐसा निकाला कि वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपोजिशन लीडर, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई भी चीफ मिनिस्टर जाएंगे किसी भी राज्य के, उनको प्रोटोकॉल के तहत बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर को विजिट करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे जाके मैं 1921 और 22-23 की बात बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल अछूतों के नेता है, केवल SC ST OBC के नेता है। इसका प्रमाण मैं देना चाहता हूँ। 1923 की बात, बाबा साहब को डॉक्टर ऑफ साइंस की PhD के लिए थीसिस लिखना था। उसका सब्जेक्ट था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ओरिजिन, प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। रुपये की समस्या, उसका मैकेनिज्म और उसका उपाय क्या है। तो बाबा साहब ने जो थीसिस लिखा, बाद में जाके 1924 में हिल्टन और यंग कमीशन इंग्लैंड सरकार ने भेजी थी। उस कमीशन का एक काम था कि भारतीय लोगों को आर्थिक अधिकार देने हैं, क्योंकि बगावत बहुत ज़्यादा उफान पर थी। उनको डर था कि अगर भारतीय लोगों को हम अधिकार नहीं देंगे, उनको आर्थिक सुरक्षा नहीं देंगे, तो हो सकता है ये लोग, हम उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं, हमको कभी भी भगा सकते हैं। बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन को अपनी साक्ष्य देने के लिए गए, इंटरव्यू देने के लिए, और उस हिल्टन यंग कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे सामने बहुत सारे लोगों ने अपनी इंटरव्यू और अपनी मुलाकात दी है, आप अपनी बात छोटी 2-3 मिनट में रख दो। बाबा साहब कहते हैं कि आपके हाथ में जो किताब है ना, उस किताब का लेखक मैं हूँ, और उस किताब में आगे क्या लिखना है ये मैंने अभी तक नहीं लिखा है। तो उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की किताब वो चारों मेंबर के हाथ में थी, वो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा इंसान जिसकी किताब का रेफरेंस लेकर हम पहले वाले इंटरव्यू लेने वालों के साथ डिबेट किया। बाबा साहब को मौका दिया गया। बाबा साहब ने उस किताब में क्या लिखा है याद रखना, बाबा साहब ने उसमें लिखा है गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज, यानी अंग्रेज़ों ने क्या क्या हमको लूटा है, किस तरीके से हमको एक्सप्लॉइट करते हैं। अंग्रेज़ों ने ये काम किया था कि गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज के नाम पर सोने के प्रणाली से किसी करेंसी के साथ उसका कन्वर्जन नहीं कर रहे थे, वो पाउंड से कन्वर्ट कर रहे थे, और यहाँ से जो भी चीज़ें होती थी ज़्यादा रुपए में खरीदी जाती थी,
और इंग्लैंड से जो पक्का माल आता था हमको उससे ज़्यादा कीमतों में बेचा जाता था। बाबा साहब ने यही चोरी अंग्रेज़ों की पकड़ी। बाबा साहब ने कहा कि आपने गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज एक्सप्रेस किया है, बताया है, लेकिन आप पाउंड से कन्वर्ट करके रुपए से हमको लूट रहे हो। तो ये 4 गुना ज़्यादा लूट हमारी कर रहे थे। बाबा साहब ने उसके बाद जो डिविडेंड ऑफ इंडिया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया नाम का एक थीसिस लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोगों का आप किस तरीके से शोषण करते हो। नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा। और प्रॉब्लम ऑफ रूपी में उन्होंने एक सजेशन किया कि आप जो हमारे देश की लूट करते हो इसको आपको रोकना होगा। तो उन्होंने पूछा कि इसके लिए क्या करना होगा, तो देयर शुड बी वन सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सजेशन किया। उसके ऊपर आधारित 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। आप कहते हो कि गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज से गरीबों का ही नुकसान हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा पैसों का बेनिफिट किसको मिलता है? जो लोग 938 लोग हैं लगभग, जो कि अरबोपति है, वो ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। और बाबा साहब ने अगर पाउंड और रुपए का कन्वर्जन का रेट अगर नहीं बताया होता तो अंग्रेजों ने 1923 से लेके 1950 तक आपको कितना लूटा होता। एक इंसान की गलती निकालने की वजह से भारत के अरबों रुपए का फायदा हो गया। और आप कहते हो कि बाबा साहब केवल SC ST OBC के मागास वर्गीय लोगों के ही लीडर है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आगे जाके और दूसरी बात बताता हूँ। बाबा साहब ने और एक PhD जो की है इकोनॉमिक्स में, बाबा साहब की 2 PhD है इकोनॉमिक्स में, और एक डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री है बाबा साहब की। 2 PhD में बाबा साहब ने क्या लिखा है? MA का जो थीसिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 200 साल तक इस देश का किस तरीके से शोषण किया, उसका पूरा चिट्ठा बाबा साहब ने लिखा है। उसके ऊपर बाबा साहब को MA इन इकोनॉमिक्स की डिग्री मिली। और दूसरी PhD की डिग्री थी बाबा साहब की, वो कौन सी डिग्री थी? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश लोगों ने हमारे केंद्र सरकार की तरफ से जो राज्य बने थे, राज्यों को जो बजट का एलोकेशन होता है, बजट का वितरण होता है, पैसे का वितरण होता है, इसमें राज्यों को किस तरीके से बजट कम देकर उनकी सुविधाओं को कम किया है और अपने लोगों का शोषण किया है। ये बात बाबा साहब ने उजागर कर की और इसमें फिर सॉल्यूशन दिए। तो प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कैसा हो, राज्यों को किस तरीके से वित्त का वितरण हो, वो सजेशन किया। इसका महत्व क्या है जागतिक लेवल पर? बाबा साहब के इस PhD के थीसिस के गाइड थे एडविन सेलिंगमैन, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थे। एडविन सेलिंगमैन ने अपने थीसिस में प्रस्तावना में लिखा है, आई हैव लर्नड ए लॉट फ्रॉम माई स्टूडेंट। मैं एकमात्र मेरा ऐसा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे गाइडेंस में PhD की है, लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा बच्चा है जो स्टूडेंट है जिससे मैं सीख गया हूँ। मैंने क्या सीखा है मेरे स्टूडेंट से? वो कहता है प्रीफेस में कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो केंद्र सरकार राज्यों को जो जिस तरीके से फाइनेंस या वित्त का आवंटन करता है, वितरित करता है, उसमें जो प्रणाली बाबा साहब ने सजेस्ट की है, उससे केवल भारत का ही फायदा नहीं हुआ। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसे विश्व के 6 देशों की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस का बेनिफिट हुआ। आप कहते कि बाबा साहब केवल भारत के हैं, ये विश्व रत्न है, क्योंकि दुनिया के 6 देशों की अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने का काम हमारे बाप ने किया और आप उनको केवल एक वर्ग के व्यक्ति मानते हो। तीसरी बात, बाबा साहब ने जो महाड़ के सत्याग्रह के वक्त जो बात कही थी, पानी का आंदोलन चला उस वक्त, बाद में 1930 में कालाराम मंदिर का प्रवेश का भी आंदोलन चलाया था और वो केस बाबा साहब ने जीती। 1930, 31 और 32 का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, एकमात्र भारत के ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हेतु और उद्देश्य क्या था? तो भारत के लोगों को आज़ादी देने के लिए और कुछ या फिर अन्य अधिकार देने के लिए कुछ ना कुछ तो भी करना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने 1930, 31 और 32 को 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उसमें
पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और कांग्रेस ने बायकॉट किया, हो गए नहीं। परिणाम यह हुआ कि रैमसे मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उनके साथ बाबा साहब ने इस तरीके की बहस की कि बाबा साहब को केवल भारत के प्रश्नों पर ही नहीं, बट इंग्लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का लगभग 52 कंट्रियों के ऊपर राज था, तो वो बार बार पूछ रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर यू सजेस्ट अस नाउ हाउ टू ऑपरेट द ब्रिटिश एम्पायर इन होल ऑफ आवर वर्ल्ड, हमारे दुनिया के सारे देशों के ऊपर किस तरीके से फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करनी चाहिए, ये आप सजेस्ट करो। ये रैमसे मैकडोनाल्ड प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे थे बाबा साहब को। अब उसमें क्या हुआ, लोग बोलते कि कांग्रेस ने 1930 में भारत का संपूर्ण आज़ादी का आंदोलन का पहला आंदोलन चलाया, लेकिन आपके लिए बताता हूँ, कांग्रेस से पहले बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज को उनके आंखों में आंख मिलाकर रैमसे मैकडोनाल्ड के सामने कहा कि आपको हमारा देश चलाते नहीं आता है, आप हमारे देश से निकल जाओ, हमको आज़ादी दो, हम अपना देश संभालेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये आज़ादी के आंदोलन का पहला जो उद्गम है वो बाबा साहब से हुआ है। पर इतिहास लिखने वाले ठीक तरीके से इतिहास नहीं लिखते, क्योंकि उस वक्त के जो पत्रक न्यूज़पेपर थे, बाबा साहब को अपना मूक नायक, वैष्णव भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत, ये खुद लिखना इसलिए पड़ा कि उस वक्त की मीडिया आज की जैसी मीडिया की थी, वो उजागर नहीं करती थी, सच को सच नहीं मानती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तीनों का एक बेनिफिट क्या हुआ है मैं बताना चाहता हूँ। बाबा साहब कैसे वैश्विक लेवल के महान इंसान थे, बोधिसत्व थे, ये मैं बताना चाहता हूँ। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो प्रोसीडिंग तैयार हुआ, प्रस्ताव तैयार हुआ, उसके ऊपर अंग्रेजों ने सोचा कि इसका कानून बनाना जरूरी है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग के ऊपर एक कमेटी बनाई गई, कैबिनेट सेक्रेटरी आइजनहावर थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई और भारत से सिर्फ एक व्यक्ति को उस कमेटी के ऊपर लिया गया, उसका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर था। अब 1935 का एक्ट जो बनाना था, बाबा साहब ने 1935 के एक्ट में जो सोच रखी, उसमें 80% से ज़्यादा सजेशन बाबा साहब के विचारों के हैं। आप कहते हो कि भारत के संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट की कॉपी है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसकी दिमाग की उपज है। ये बताना इसीलिए ज़रूरी है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बाबा साहब के पसीने से मेहनत की बदौलत हुआ था। बाद में दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या थी, यहाँ पर बैठी सारी बहनों के लिए मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि आप कान खोलकर सुन लो, मेरी रिक्वेस्ट है। 1930, 31 और 32 ने बाबा